कि कुछ दिन के हवे बात ऐसे जमीली साथ त जलवा होई हो अपड़ी होयल के वाई की स्टाइल में मायत हलवा होई हो। हेलो दोस्तों, मैं एल के वाई श्रावस्ती स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ना आज तक जो है सवाल बता दिया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या सवाल दिया है आपने को। नवा सवाल इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है बेटवा? वृत्ताकार पथ है, जिसपे क्या है, मान लिया कि यहाँ पे वो बिंदु है जहां से दोनों लोग चलना स्टार्ट करते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। कितना मिनट जी? 18 मिनट। यहाँ पे जी सोनिया जी को बना देते हैं थोड़ा बहुत, ये सोनिया जी है। उसके बाद में जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब जब सोनिया इसका एक चक्कर लगाएंगी तो उनको लगेगा 18 मिनट, और जब लगाएंगी जो है क्या कहते हैं रवि भैया लगाएंगे तो उनको लगेगा 12 मिनट। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर लगते हैं तो यदि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो वह पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो ये दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखेंगे भैया, जो सोनिया जी हैं बड़ा स्पीड भाग रही हैं और रवि भैया थोड़ा स्लो चल रहे हैं, तो जो तेजी से भाग रहा है वो तो आगे निकल जाएगा और जो स्लो चल रहा है वो तो पीछे रह जाएगा। लेकिन क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि जब दोनों मतलब उस कंडीशन कोई ऐसी है कि दोनों एक ही जगह पे मतलब दोबारा मिल सकते हैं? तो देखेंगे इसका हल, आइए देखते हैं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखो चलवा, होगा क्या, आप जानते हो कि ये 12 मिनट से पहले तो मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये जब रवि भैया जाएंगे तो 18 मिनट इनको, सॉरी सोनिया जाएंगी तो इनको 18 मिनट लग जाएगा, और रवि भैया 12 मिनट में लगा लेते हैं। रवि तेज चल रहे हैं, सॉरी रवि बड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि उनको 12 ही मिनट लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 12 मिनट में घूम जाएंगे और इनको 18 मिनट लगेगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो है 12 मिनट से पहले नहीं मिल सकते, बाद में ही मिलेंगे। क्योंकि दोनों ने चलना प्रारंभ कर दिया है तो भाई चलेंगे तो समय बढ़ेगा कि घटेगा? तो 12 से कम में नहीं मिलेंगे ना, ज्यादा में मिलेंगे। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हो कि जब हम दो संख्याओं का मासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जैसे 12 और 15 का अपने को क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो मासा जी इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और लासा निकालोगे तो अभी 7 हो जाएगा। इससे एक चीज तो कंफर्म हुआ कि अगर हम मासा निकालेंगे तो कम आएगा, और हम जानते हैं कि कम समय में 12 मिनट से कम समय में दोनों मिल नहीं सकते, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? लासा निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये दोनों कब मिलेंगे? तो इसको देखेंगे बेटा कि सोनी, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर दिया है सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो होता क्या है कि अतः यदि वह दोनों एक ही दिशा में चले तो होगा क्या बेटवा कि वह पुनः 12 और 18 के लासा पर मिलेंगे। मतलब 12 मिनट और 18 मिनट का हम लासा निकालेंगे, जो आएगा उतना ही समय बाद ये दोनों ना एक बार पुनः मिल जाएंगे उसी बिंदु पे। तो आइए देखते हैं 12 और 18 का लासा क्या होता है। तो भैया 12 और 18 का निकाल देंगे ताजी लासा। तो गुणनखंड करिए, देखेंगे भैया, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 तैया 6, 9 कटेगा नहीं, उतार लीजिए। 3 से काटेंगे, 3 एक्का 3 और 3 त्रिका 9। अभी क्या करेंगे, तो 3 से कटने वाला है तो काट डालेंगे भैया, 3 एक्का 3। अतः अब देखेंगे, अतः 12 व 18 का लासा, लासा क्या हो जाएगा चलवा? हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उस रिश्ते से आप जानते हो क्या? 2 दूना 4 तैया 12 तैया 36। क्या हो जाएगा जी? 36। यानी कि अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद दोनों दोनों पुनः मिलेंगे, दोनों पुनः मिलेंगे। मतलब क्या होगा, जो रवि भैया हैं ये 3 राउंड मार देंगे तो 12 तेईस 36,
आज जो सोनिया बिटिया है इनको 18 मिनट लगते हैं, तो दुइये राउंड मतलब एक का बनेगा 3 राउंड और एक का मिलेगा दूसरा राउंड, यानी पहला 3 राउंड चल जाएगा और दूसरे का पूरा होगा मतलब दूसरा राउंड, और वैसे ही बस तुरंत ही क्या होगा उसी बिंदु पे मिल जाएंगे, क्योंकि इसी बिंदु पे घूम के 3 बार आ रहे हैं तो इनको 36 मिनट लग रहे हैं। और एक लोग क्या करते हैं, मतलब सॉरी यहाँ 36 मिनट, और दूसरे जो लोग हैं भाई जिनका 18 मिनट लगता है वो घूम के जैसे अपना दूसरा चक्कर पूरा करते हैं तो 36 मिनट, यानी 36 मिनट पे दोनों लोग यहाँ से गुजरते हैं, इसलिए 36 मिनट बाद ये दोनों अपने पुनः स्थान पे मिल जाएंगे। समझ में आया है सवाल? तो अब देखते हैं जी अगला सवाल। सॉरी, क्या हुआ कि वो जो सवाल था ना वो 11वां था, मैंने भूल से नवा बता दिया, नवा आप लगवा रहे हैं, वो 11वां सवाल, वहाँ 11 नंबर हेडिंग लगा दीजिए। सवाल सवाल होता है, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। समझ में आ जी? देखेंगे नवा सवाल क्या कहता है आपने से कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि इसे अगर हम 2 के पावर में कुछ भी लगा दे, जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई 2 के पावर में 3 लगा दिया, इसका मतलब लिख दिए 2 को 3 बार, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या इसके लास्ट में जीरो आया, वो जीरो पे समाप्त हुआ क्या? नहीं, तो 8 पे ही समाप्त हो गया। जैसे अभी मैं इसके पावर 4 भी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एक दो और बढ़ा लो भाई साहब, तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी जी 16, क्या हो जाएगा 16। क्या जीरो पे समाप्त हुआ? नहीं, इधर तो 6 आ गया। समझ में आया? अभी क्या करो, दूसरा अंक कोई ले लो लाल, क्या करेंगे भैया, 3 3 के पावर में 3 बार लिख देता हूँ, तो 3 बार लिखेंगे भैया 3 को, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अभी क्या हो जाएगा जी अपने पास, ये हो जाएगा 27। देखो ये क्या जीरो पे समाप्त हुआ? तो नहीं समाप्त हुआ। अच्छा 4 का अपना ले लेंगे, 4 4 के पावर n, तो आप सॉरी 4 के पावर n का मतलब होगा कोई भी घात लगा दो, 2 3 4 5 आपके पास जो भी व्यवस्था हो, तो मैं 3 बार लगा देता हूँ, भैया हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4। ऐसा नहीं कि आप 3 ही लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन जो मतलब 3 के लिए है वही सबके लिए सत्य है। तो क्या होगा भाई देखेंगे, तो 4 चौका 16 चौका 64। अभी क्या हुआ, लास्ट में 4 आ गया, मतलब कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त नहीं हो रही है। समझ में आया? अभी क्या करते हैं, 9 का अगर हम देखें तो 9 का अगर 2 कर दें तो भाई 9 गुणे 9, तो क्या 9 9 क्या हो जाएगा 81, मतलब ये भी जीरो पे समाप्त नहीं हुआ। इससे एक चीज तो सिद्ध हुआ। अच्छा एक बार और देख लें भाई, 10 का अगर 10 का आप स्क्वायर करते क्या हो जाएगा रद्दा हम 100। समझ में आया? देखो ये जीरो पे समाप्त हुआ, क्या हुआ, मतलब जीरो पे वही संख्या समाप्त होगी जिसके लास्ट में जिसका इकाई अंक जीरो होगा। ये सीधा साधा बात आप ये जान लीजिए कि कोई भी संख्या n के पावर मतलब कोई भी अगर घात लगाएंगे हम किसी प्राकृतिक संख्या को, किसी संख्या के ऊपर घात लगाएंगे तो जीरो पे कौन सी संख्या समाप्त होगी, जिस संख्या का इकाई अंक जीरो होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाई जिसके गुणनखंड में 5 होगा, क्या, जिसके गुणनखंड में 5 होगा। जैसे अभी मैंने तमाम संख्याएं लिया, जैसे लिया 2 3 लिया हूँ, 4 लिया हूँ, देखेंगे 2 को भाई दुइये से काटेगा, 3 अपना तीने से कटेगा, 2 से ये कटेगा भाई। समझ में आया? क्या इन सभी को 5 ने काटा? नहीं काटा, अर्थात इन लोगों के गुणनखंड में 5 आया? नहीं आया। अभी क्या 9 को भी काट के देखेंगे भैया, तो 9 तीने से न करे, 3 3 या 9 और 3 एकम 3, क्या इसको 9 को 5 ने काटा? नहीं काटा, अर्थात 9 के गुणनखंड में भी 5 नहीं आया। इससे हम कह सकते हैं, अच्छा 10 को देख ले बेटा, 10 को, तो 10 में क्या करोगे आप, 2 से काट डालोगे भैया आ जाएगा 5, इसमें देखेंगे 5 से कटेगा ना, 5 5 से कटेगा, तो देखो 10 के गुणनखंड में 5 आया, क्या आया, मतलब 10 के गुणनखंड में 5 आया, इसीलिए इसका जब हम वर्ग करते हैं तो जीरो पे समाप्त होता है। अभी क्या 20 ले लो, 20 20 का भैया आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 भी संयम जो हो जाता है 400, ये भी जीरो पे समाप्त हो गया। समझ में आया? तो आप कह सकते हो कि भाई कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, 4 के पावर n, 5 के पावर n शून्य पर तब समाप्त होगा जब उसके उस संख्या के गुणनखंड में 5 आए। तो आइए इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे चलवा हल, आप लिखेंगे कि हाँ यदि 6 के पावर n, 6 के पावर n प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या n के लिए शून्य पर, शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो 6 के गुणनखंड में, गुणनखंड में 5 आना चाहिए।
लेकिन यह भाई क्या है, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल असंभव है, कब वो 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, लेकिन यह संभव संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः कोई भी प्रकृति संख्या n के लिए n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसमें रीजन बताना था, इसमें कोई सवाल लगाना नहीं था, इसलिए क्या आप इतना लैंग्वेज लिख दोगे, आपको पूरा पूरा नंबर मिला। अब देखिए अगला सवाल देंगे बेटा। अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। भाज्य है मतलब क्यों। तो आइए देखते हैं कैसे भाज्य संख्या है। तो देखो चलवा, इनको क्या करिए आप थोड़ा हल करेंगे। तो आप जानते हो जी 11 सते 77 क्या हो जाएगा चलवा, 11 सते 77 गुणे जी 13 और प्लस में क्या करोगे 13, 13 से एक बार गुणा करोगे 13 से 91 और 13 से 91, 91 में 9 जोड़ोगे क्या हो जाएगा जी 100, 1001 प्लस में क्या आ गया आपका 13, इसको अगर आप जोड़ डालोगे तो हो जाएगा भैया 1014। अब क्या करेंगे, अब 1014 जो आपके पास है इसका करोगे आप गुणनखंड, तो कर डालो भैया 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा, हाँ हाँ 2 पंजे 10 हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा भाई साहब, 2 पंजे हो जाएगा, 2 पंजे 10 और डायरेक्टली कट गया तो इधर में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, ये आ गया जी 5 से 7। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो देखेंगे भैया 3 एक का 3 एक कम हो जाएगा, 3 इधर क्या बचेगा 2, 2 हो जाएगा 3 छक 18, इधर बचेगा 2, 3 नवा क्या हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 13 से कटेगा, 13 तरहियम 169, फिर ये कटेगा जी 13 एक कम 13, समझ में आया। अभी क्या करोगे, तो हम जानते हैं भैया भाज्य संख्या के लिए क्या होता है कि इसके जो है 3 से अधिक गुणनखंड कम से कम 3 हो। तो भैया देखें एक गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 है, 3 है, 13 है, समझ में आया। तो आप लिखेंगे क्योंकि क्योंकि 1014 दो क्या है 2, ये भी 12 13 लगने लगेंगे भाई साहब, 2 3 2 कामा 3 और कामा 13 अभाज्य अभाज्य गुणन खंडों के के गुणन फल हैं। अतः अतः चलवा क्या है, 1014 एक भाज्य संख्या है, क्या है चलवा, भाज्य संख्या है, समझ में आया। तो बस इसी की तरह इसको सेम करना है, आप क्या करोगे इन सभी को गुणा करोगे प्लस इसमें से 5 ऐड कर दोगे, तो आपका टोटल आएगा जी 46 25। अभी इसका आप गुणनखंड करोगे तो इसके तमाम भाज्य गुणनखंड निकल आएंगे, आप रीजन दर्शा दोगे, समझ में आया, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं जी अगला सवाल। चलिए देखिए बेटा क्या है, ये है आपका 13वां सवाल। इसमें कह रहा है कि निम्नतम भाज्य संख्या व निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो भाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अभाज्य किसे कहते हैं, जिसे मतलब जिसका कम से कम जो है भाई एक ही गुणनखंड 2 गुणनखंड हो, समझ में आया, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, या तो अपने आप से कटे या एक से कटे। तो देखें न्यूनतम अगर भाज्य संख्या देखें तो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है। 3 है तो 3 क्या है, 3 अपने आप से कटेगी या एक से कटेगी, तो ये अभाज्य हो गई। अगर हम 2 को देखें, किसको देखें 2 को, तो ये 2 अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा, ये भी अभाज्य है। 4 क्या है, 4 खुद से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी भाज्य संख्या हो जाएगा, समझ में आया।
अभी क्या करेंगे, अच्छा सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो छोटी अभाज्य संख्या एक 3 है और तीनों से छोटा कोई है जी 1 है। 1 अपने आप से ही करता है, इसलिए क्या है, अभाज्य है। क्या है भैया, अभाज्य है। तो इनका अगर हम मासा निकालें तो कैसे निकालेंगे आप, अतः देखेंगे निम्नतम भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 1 है। आप जानते हो कि यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से क्या होता है बेटा, ये बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। मतलब एक आप रखोगे बाहर, 4 को अंदर, एक चौके 4, 4 से 4 चला गया अपन है। इसी बात को आप लिख दोगे कि भैया 4 बराबर 1 गुणे 4 प्लस 0, यानी जब भाजक क्या है 1 है तब शेषफल क्या है 0 है। अतः अतः दोनों का मासा 1 होगा। देखेंगे आपकी किताब में आंसर आ रहा है 2, जो कि 2 कब आ सकता था, जब ये पूछता कि सबसे न्यूनतम समभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या, सॉरी समभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या के बीच में आप मासा निकालो तो आंसर 2 आता। क्योंकि सम अभाज्य संख्या कौन है तो 2 है, समभाज्य संख्या निम्नतम कौन है तो 4 है। लेकिन इसने सिर्फ बोला है कि निम्नतम जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो निम्नतम भाज्य में आता है 4 और अभाज्य में आता है जी 1। इसने अगर सम कहा होता तो हम मान लेते कि निम्नतम जो है सम संख्या, अभाज्य संख्या क्या है वो 2 है, तब हम इसका मासा निकालते तो क्या हो जाता, 2 दूनी 4। लासा मासा की एक ट्रिक और समझ लीजिए कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी मासा और बड़ी संख्या हो जाएगी लासा। जिसे अपने से कोई बोले कि भाई 18 और 36 का लासा मासा बताओ, तो भाई 18 दूना 36, क्या 18 दूना 36, इसका मतलब 18 ने 36 को काट दिया तो ये मासा हो जाएगा, बड़ी वाली लासा हो जाएगा। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, अभी कोई बोले 10 और 40 का लासा मासा बताओ, तो भाई 10 चौका 40, 10 मासा 40 लासा। अभी बोले कि भैया 13 और 169 का लासा मासा बताओ, 13 तरह में 169, तो क्या होगा 13 मासा और 169 लासा। तो इससे आप फटाफट निकाल सकते हो लासा और मासा। अब देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए बच्चों, हमको दे रखा है अगला सवाल, 14वां सवाल है। क्या कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 व 144 का लासा मासा आप क्या करें, ज्ञात करें। तो देखेंगे अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होती है वो होती है लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पासा गुणे दासा मतलब पा फार पहली अदा फार दूसरी। समझ में आ जी। अभी क्या करेंगे, तो आइए मान रख के हम देखते हैं। तो अपने को पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, तो लिखेंगे लासा गुणे मासा बराबर में 120 गुणे 144। तो अगर बराबर इसका हम करेंगे तो भाई 12 चौक 48 की 8 और 12 चौक 48, 48 4 52, 52 के आप लिखेंगे 2 और 12 एक कम 12 5 17, एक जीरो बढ़ा देंगे, क्या आ गया 17, हाँ 17 28 जीरो। अभी ऐसा करोगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ ना, बस इसका यही इतना ही रिश्ता रहने देते हैं। अभी क्या करेंगे, अगर अपने को लासा या मासा में से कोई एक चीज पता हो ना तो हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मासा ज्ञात कर लेंगे, जो मासा आएगा यहाँ रख देंगे तो अपना लासा भी निकल आएगा। तो आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 120 व 144 का मासा क्या होगा भाई, ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखेंगे 144, मार्कर नहीं लग रहा है अपना, 144 इधर हो जाएगा 120, एक बार में जाएगा तो लिखेंगे भाई साहब 120, घटा डालेंगे 4 का 4 2 0, 24 आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आइए इसको पहले लिख लेते हैं भाई। देखेंगे 120 ने इसको जीरो तो कर नहीं पाया तो मासा कहाएगा नहीं, अखबार में सिर्फ नाम छपाना होगा। क्या कि 144 को काटने लगे 120 भाई, लेकिन काट नहीं पाए, एक बार कोशिश किए और 24 को अपना बचा दिए। अभी क्या करेंगे, 24 से 120 को कटवाएंगे। आइए 120 से कटवाते हैं। क्या करेंगे भैया, तो हाँ 24 पंजे, अगर पंजे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और
5 दूनी 10 और 2 हंसिलिया 12। अभी क्या 24, क्या बेटा 24 देंगे। 24 ने 120 को काट दिया था, 24 मासा हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप कि 120 बराबर में 24 गुणे 5 प्लस 0। जब भाजक 24 है तब शेषफल 0 है, अतः क्या होगा भाई 120 और 144 का मासा क्या हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। अब लिखेंगे 24 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर समीकरण अपना कौन सा है भाई साहब, ये है लासा गुणे मासा बराबर पासा गुणे दासा। तो आइए 24 रख देते हैं इसमें, तो होगा क्या, इधर कर देता हूं इधर, तो होता है लासा गुणे मासा, कितना निकल के आया है जी 24, बराबर में क्या है 120, गुणे में क्या है जी 144। उस रिश्ते से आप देखेंगे 24 से अगर काटेंगे तो 24 पंजे 120 कट जा रहा है, तो लासा बराबर अपने पास क्या आ गया, लासा बराबर आ गया 5 गुणे 144। 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, 5 कम 5 और 2 7, 720। लासा क्या आ जाएगा अपने पास 720, लासा आ गया 720 और मासा क्या आ गया जी 24। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए बेटा ये सवाल क्या कह रहा है कि यदि मासा 35 और 45 का 5 अपने को दे रखा है, और जो लासा है इसका वो कह रहा है 63 गुणे ये रूप का है, तो बताओ ये का मान क्या होगा। मतलब क्या होगा कि इन लोगों का हम निकालेंगे लासा और इसके बराबर रख देंगे, फिर अपने को ये का मान पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 35 और 45 का लासा क्या होता है। तो निकालेंगे भैया लासा गुणनखंड विधि से, 35 45 काटेंगे भाई, जिसके लास्ट में 5 होता है 5 करता है तो 7 बचे 35 और 5 नवा जी 45। अभी ये क्या 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 काट लेंगे, सॉरी 3 से कटेगा पहले, तो 7 अपना ऐसे आ जाएगा, 3 तैया जी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 7 7 से कटेगा और उसके बाद में अपना 3 3 से कटेगा। समझ में आया, तो लासा क्या हो जाएगा, अतः लासा बराबर, लासा बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, लेंगे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा, 5 ते 15 तिया 45 सत्ते 315, क्या हो जाएगा 315। लासा क्या निकल के आया अपना 315 निकल के आया। अब 315 को क्या 63 गुणे 1 के बराबर रख देंगे, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार 300 सॉरी 315 बराबर 63 गुणे ये। अभी देखेंगे कि 63 का आप तुरंत भाग लगाओगे तो बड़ा हार्ड पड़ जाएगा ना, इसीलिए आप क्या करो ना, जो लासा होगा इसके गुणनफल के ही तो बराबर होगा। आप क्या करो 315 ना लिख करके आप इसको क्या लिखेंगे भाई 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, देखो कितना इजी हो जाएगा। आप जानते हैं अगर इसको आप काटेंगे जो 7 से, तो आप जानते हैं 7 एक कम 7, 7 नवा 63 कट गया जी। उस रिश्ते से 3 एक कम 3, 3 तिरिक का 9 और फिर 3 से 3 कट गया, तो अपना इधर क्या बचा 5 बराबर उधर क्या बचा ये, तो ये का मान क्या आ गया 5। तो इस विधि से बड़ा सरल होगा, नहीं 63 से भाग लगाते हार्ड हो जाता। तो सवाल करते करते आ जाता है सब कुछ। चलिए अगला सवाल लेंगे। ये अगला सवाल है, क्या है कि भाई यदि संख्याओं ए व बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल जो बेटा क्या है 3600 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। लेंगे भैया हम इसको किससे लगाएंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। तो क्या होगा, अंगणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है कि लासा गुणे मासा बराबर होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो भैया लासा अपने को पता नहीं है, वही पूछ रहा है, तो लिख देंगे लासा गुणे मासा हमको 12 पता है। अच्छा पहली संख्या क्या है ये, दूसरी क्या है बी। अब देखेंगे बेटवा लासा गुणे 12 बराबर, अब इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, तो 3600 दे रखा है। कितना दे रखा है जी 3600। अभी क्या करेंगे 12 से काट डालेंगे, तो 12 तेई 36। अभी लासा बराबर अगर निकाले तो क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा बेटा 300। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो हमारे हिसाब से जितने भी सवाल है आपको समझ में आएंगे। वीडियो हमारी लंबी ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।